विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो खनिज पोषण की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा कि पौधे को कौन कौन से खनिज पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, कौन से पौधे में कौन से पोषक तत्व की क्या भूमिका होती है, उनकी कमी से कौन से लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पौधों में जो आयनों का या जो खनिज पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है उनकी क्रियाविधियों के बारे में पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि पोषक पदार्थों के अवशोषण की दो विधियां होती हैं, एक निष्क्रिय अवशोषण और एक सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण किसे कहते हैं? पोषक तत्वों का इस प्रकार का अवशोषण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती वो निष्क्रिय होता है, जिसमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सक्रिय होता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण के सिद्धांत जो वैज्ञानिकों द्वारा या परिकल्पनाएं जो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं निष्क्रिय अवशोषण संबंधी सिद्धांत और परिकल्पनाएं, जिनके अंतर्गत अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सहती प्रवाह परिकल्पना। सहती प्रवाह परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किसने किया? हाइल्मो ने 1953 में किया था। यानी वैज्ञानिक का नाम है हाइल्मो, जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत हाइल्मो ने जब प्रतिपादन किया तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार वाष्पोत्सर्जन आकर्षण, यानी पौधों में जब जड़ें पौधा होता है उसकी शाखाओं से जब जल है वो वाष्प बनकर उड़ता है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण एक आकर्षण या जड़ें होती हैं नीचे, जड़ों में खिंचाव उत्पन्न होता है जिसके कारण वो जल अवशोषित करते हैं, जिसके कारण पौधे क्या करते हैं? जल अवशोषित करते हैं। वो जल अवशोषण किसके कारण होता है? मिट्टी से, मृदा से जो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो आकर्षण या जो खिंचाव जो जड़ों में उत्पन्न होता है उसके कारण। तो इसके अनुसार वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के प्रभाव के कारण जल के मात्रात्मक प्रभाव के साथ, यानी जल की जब मात्रा पौधे द्वारा अवशोषित होती है तो पौधे के जल के साथ साथ आयनों का भी क्या होता है? आयन भी अवशोषित हो जाते हैं, या खनिज पोषक तत्व उनका भी आयनों के रूप में अवशोषण हो जाता है। हमने पढ़ा है कि लगभग सभी खनिज पोषक तत्व वो आयनों के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। तो जल के साथ आयनों का भी अवशोषण हो जाता है। तो खनिज पोषक पदार्थ के आयनों का अवशोषण भी हो जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि यदि वाष्पोत्सर्जन जितना ज़्यादा होगा जल का अवशोषण भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जल का अवशोषण ज़्यादा होगा तो खनिज आयनों का अवशोषण भी ज़्यादा होगा। तो पहला सिद्धांत जो सहती प्रवाह परिकल्पना सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? वाष्पोत्सर्जन आकर्षण खिंचाव पर आधारित है। तो ये सिद्धांत तो सामान्य सी बात है जो आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरी परिकल्पना है जो निष्क्रिय अवशोषण की है, आयन विनिमय परिकल्पना। आयनों का विनिमय, एक्सचेंज होना, आयनों का विनिमय होना। तो जड़ की सतह तथा बाह्य विलयन के मध्य, जैसे जड़ है ये मान लीजिए कि ये जड़ है, ये जड़ की आंतरिक सतह है और ये बाह्य घोल, यानी यहाँ पे मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो जल और आयन होते हैं। तो ये बाह्य सतह, बाह्य घोल हो गया और ये जड़ की आंतरिक भाग हो गया। तो जड़ की सतह और बाह्य विलयन के मध्य निश्चित संख्या में धनायन तथा ऋणायनों का विनिमय आयन विनिमय कहलाता है। तो जड़ की सतह और बाह्य विलयन, जो जड़ की सतह है और बाह्य जो ये जड़ की ये सतह है, इस सतह के द्वारा बाह्य विलयन से आयनों का जो आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, उसे हम बोलते हैं आयन विनिमय सिद्धांत। तो इसमें एक मुख्य बात यह है कि इसमें जो आयनों का विनिमय होता है वो समान आयनों के मध्य होता है। जब इन्होंने बताया था कि तो जैसे धनायन का विनिमय धनायन के साथ होता है, ऋणायन का विनिमय ऋणायन के साथ होता है। तो आयन विनिमय केवल समान आवेश के आयनों के मध्य होता है। विनिमय के परिणाम स्वरूप जड़ों द्वारा अवशोषित आयनों का निष्क्रिय विसरण द्वारा स्थानांतरित होता है। मतलब धनायन होते हैं वो धनायन की ओर से विनिमय होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और जो ऋणायन होते हैं वो ऋणायन से होते हैं। जैसे ये Cl- है तो ये अंदर की ओर जो Br- है उससे इसका विनिमय होगा, और जो धनायन है जैसे K+ है ये H+ है तो H+ का K+ के साथ में विनिमय होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो आयनों का विनिमय होता है वो समान आयनों के मध्य होता है।
तो ये दूसरा सिद्धांत है जिसका नाम है आयन विनिमय परिकल्पना या आयन विनिमय सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है निष्क्रिय अवशोषण का डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। डोनन साम्यावस्था सिद्धांत है वो डोनन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1927 में प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत अविसरणशील अथवा स्थिर आयनों के प्रभाव पर आधारित है, जो विसरित नहीं हो सकते, जो स्थिर आयन होते हैं उनके प्रभाव पर आधारित है, क्योंकि ये कोशिका में सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध तत्वों को एकत्रित करने की दशा प्रदर्शित करता है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा कि कोशिका झिल्ली धनायन व ऋणायन दोनों को भीतर आने दे सकती है तथा आयनों की स्थिति को संतुलित बनी रहती है। मतलब दोनों प्रकार के आयन होते हैं वो कोशिका झिल्ली में आ सकते हैं, जा सकते हैं। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि सांद्रण कोशिका में सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध, सांद्रण प्रवणता मतलब कोई भी अवरोधक झिल्ली, ये जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई जड़ की ये जड़ है, ये जड़ की अवरोधक झिल्ली जिसको कोशिका झिल्ली हम कहते हैं, कोशिका झिल्ली यहाँ पे अवरोधक झिल्ली का कार्य करती है। ठीक है, ये बाह्य विलयन या बाह्य घोल है और ये आंतरिक भाग है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस डोनन साम्यावस्था सिद्धांत को जब हम समझेंगे तो अब समझ में आएगा। ये तो याद करना है, इसमें समझ में ऐसे तो आएगा नहीं, अब समझ में आएगा कि जैसे ये अवरोधक झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली अवरोधक झिल्ली का कार्य करती है, ये बाह्य विलयन है, ये आंतरिक भाग है, जड़ के आंतरिक भाग है। अब मान लीजिए जड़ का ये आंतरिक भाग है, ये धनायन है और ये ऋणायन है जड़ के अंदर वाले भाग में, और ये बाह्य गोल में ये धनायन भी है और ये ऋणायन भी है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे धनायन है वो ऋणायन की ओर जाएंगे, जैसे ये ऋणायन है ये धनायन की ओर जाएगा, तो ऋणायन जब धनायन की ओर जाएगा तो ये धनायन के पास चला गया। ये जाने के पश्चात जैसे ये ऋणायन चला गया तो धनायन और ऋणायन एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। अब धनायन जब ऋणायन अंदर चला गया, धनायन उदासीन हो गया, तो धनायन और ऋणायन के मिलने से जब उदासीन हो गया तो उदासीन होने से अब क्या होगा कि धनायन की तो कमी हो गई, ऋणायन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब ऋणायन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये जो अंदर की ओर जो आयन होते हैं वो स्थिर आयन होते हैं, ये बाहर नहीं आ सकते। ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि जो जड़ों के भीतर के जो आयन होते हैं वो स्थिर आयन, वो बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले आयन अंदर आ सकते हैं। इसलिए जो अंदर वाले आयन होते हैं जो जड़ों की कोशिकाओं के भीतर होते हैं वो स्थिर आयन कहलाते हैं, और बाह्य वाले वो गति कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि जो ऋणायन धनायन जो अंदर होते हैं वो स्थिर होते हैं। अब जैसे ये हमने पढ़ा कि ये ऋणायन जब अंदर चला गया उसने धनायन को उदासीन कर दिया, धनायन के उदासीन होने से ऋणायन की मात्रा क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि धनायन कम हो गए, उदासीन हो गए, तो ऋणायन मुक्त ऋणायन है वो क्या हो गए, उनकी संख्या क्या हो गई, ज़्यादा। तो इनकी संख्या ज़्यादा होने से अब जो बाहर से धनायन है वो अंदर की ओर गति करेंगे, तो वो अंदर गति करेंगे, फिर वो हो जाएगा, फिर वो ऋणायन कम हो गए, फिर धनायन बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो अतः कोशिका झिल्ली धनायन व ऋणायन दोनों को भीतर आने दे सकती है। तो दोनों भीतर आ सकते हैं, पहले जैसे ऋणायन आ गया फिर कौन आएगा, धनायन आ गया, पहले धनायन आ गया तो फिर कौन आएगा, ऋणायन। तो इस प्रकार से जो अंदर जो भीतर होती है वो धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, संतुलित बनी रहती है। अगर धनायन वृद्धि हो गई तो ऋणायन अंदर आ जाएंगे, ऋणायन वृद्धि होगी तो अंदर आ जाएगी। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं डोनन साम्यावस्था सिद्धांत, जो डोनन ने प्रतिपादित किया था। तो ये हमने 3 जो सिद्धांत पढ़े ये निष्क्रिय अवशोषण के सिद्धांत थे, जिसमें पहला सहती प्रवाह परिकल्पना, दूसरा आयन विनिमय परिकल्पना, तीसरा डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। ये तो निष्क्रिय अवशोषण संबंधी सिद्धांत थे। अब हम पढ़ते हैं सक्रिय अवशोषण संबंधी परिकल्पना या सिद्धांत। तो अब हम बढ़ते हैं सक्रिय अवशोषण संबंधी सिद्धांत। सक्रिय अवशोषण हमने पढ़ा है क्या होता है, जिसमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आयन है वो स्थानांतरित होते हैं, उसे हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं। तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है वाहक संकल्पना सिद्धांत। वाहक मतलब ले जाने वाला, एक वाहक होता है जो अंदर की ओर आयनों को ले जाने वाला होता है, तो इसलिए इसको वाहक संकल्पना सिद्धांत कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, वॉन डेन होनर्ट ने 1937 में। इस संकल्पना के अनुसार अपारगम्य कोशिका झिल्ली, अपारगम्य जो
आने जाने नहीं देती है। को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक के माध्यम से ही आयन अंदर आ सकते हैं। तो वाहक बाह्य जो दिक स्थान से आयन ग्रहण करके आंतरिक दिक स्थान में मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया में एटीपी ऊर्जा का वो उपयोग करते हैं। तो इसमें वाहक की आवश्यकता होती है। इसमें जो वाहक होता है वो एटीपी ऊर्जा ग्रहण करता है और एडीपी मुक्त करके वो वाहक जो वाहक होते हैं जो पहले निष्क्रिय होते हैं, ये ध्यान में रखना। अभी देखो नीचे समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा कि वाहक जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही उसको एटीपी ऊर्जा मिलती है वो सक्रिय हो जाता है और वो सक्रियक वाहक बन जाता है। जब वो सक्रियक वाहक होता है वो आयनों से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं वाहक आयन सम्मिश्रण। अब जो वाहक है वो आयन है वो किससे जुड़ गए? वाहक से, और वो वाहक आयनों का एक सम्मिश्रण बन गया, दोनों जुड़ गए एक दूसरे से। और वाहक आयन सम्मिश्रण है वो जो जड़ है उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और भीतर प्रवेश करने के बाद में जो वाहक होता है वो वापस निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। एटीपी ऊर्जा त्याग के वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और आयन अंदर मुक्त कर देता है। तो समझ में आया होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो कि मान लीजिए कि ये कोई जड़ है, ये जड़ की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, जिसको हम अवरोधक झिल्ली बोलते हैं। ये अवरोधक झिल्ली, इस अवरोधक झिल्ली में जैसे ये गोल गोल बने हुए हैं, ये प्रोटीन के अणु हैं जो यहाँ पे वाहक का कार्य करते हैं। तो ये जैसे प्रोटीन के अणु हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ये कौन से हैं? निष्क्रिय अवस्था में। जैसे आंतरिक द्विक क्षेत्र से, जो आंतरिक द्विक क्षेत्र है जड़ के भीतर का भाग है, उस आंतरिक द्विक क्षेत्र से इसको क्या मिलेगी? एटीपी ऊर्जा मिलेगी। किसको? प्रोटीन के अणुओं को। तो जो प्रोटीन निष्क्रिय है वो क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे और वो सक्रिय होकर बाहर आते हैं और सक्रिय आके प्रोटीन अणु सक्रिय हो गए और प्रोटीन अणु के सक्रिय होने से बाह्य द्विक क्षेत्र जो है, ये बाह्य भाग है, ये जड़ के बाहर का भाग है, इधर वाला ये कोशिका झिल्ली है, ये जड़ के आंतरिक भाग है और इधर जड़ का बाह्य भाग है। तो ये जो बाह्य द्विक क्षेत्र है, इस बाह्य द्विक क्षेत्र में क्या होंगे? आयन होंगे। ये जैसे माइनस है या प्लस है, ये बाहर आयन होते हैं जो मिट्टी में होते हैं। तो बाह्य द्विक क्षेत्र से आयन ग्रहण करके वो क्या करता है? अब प्रोटीन जो सक्रिय हो गए वो बाह्य द्विक क्षेत्र से ये प्रोटीन है, अणु है, वो जैसे माइनस ऋण आयन के साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया? एक आयन सम्मिश्रण, वाहक आयन सम्मिश्रण बन गया। अब ये वाहक आयन सम्मिश्रण है, अब ये अंदर जाएगा, कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर जाएगा, आंतरिक द्विक क्षेत्र में जाएगा। आंतरिक द्विक क्षेत्र में वो क्या करेगा? फिर जो आयन वो लेके आया उसको मुक्त कर देगा और खुद वापस क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। फिर वो सक्रिय होकर अन्य आयन को लाएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया है, वो आयनों को बाहर से अंदर लाता रहता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाहक संकल्पना। तो यहाँ पे वाहक का काम कौन करता है? प्रोटीन के अणु कर रहे हैं जैसे, या अन्य अणु भी कर सकते हैं। तो ये है वाहक संकल्पना सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है आयन पंप अथवा साइटोक्रोम पंप संकल्पना। अब इसमें क्या होता है? आयन पंप और साइटोक्रोम पंप संकल्पना में इसमें क्या होता है? ऋणायन की जो प्रवाह होता है वो अलग प्रकार से होता है और धनायन का प्रवाह अलग प्रकार से होता है। ये समझने वाली बात इसमें है कि इसमें इस जो सिद्धांत में होता है इसमें निष्क्रिय अवशोषण भी होता है और सक्रिय भी होता है। सक्रिय अवशोषण तो ऋणायन का प्रवाह करते हैं बाहर से अंदर की ओर, और जो निष्क्रिय अवशोषण है उससे धनायन का प्रवाह होता है। अब कैसे होता है समझना इसको। इसका प्रतिपादन किसने किया था? लुंडेगोर्द एवं बर्स्ट्रोम नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1933 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार पौधों में श्वसन दर तथा उनके ऋणायनों का जो अवशोषण सीधा संबंध होता है, यानी ऋणायनों के जो अवशोषण का सीधा संबंध किससे होता है? उसके श्वसन की दर से होता है। श्वसन दर ज़्यादा होगी तो ऋणायन के प्रवाह की दर ज़्यादा होगी, वरना वो कम होगी क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी। देखो सीधी सी बात है, ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी, श्वसन दर में ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी तो ऋणायनों का प्रवाह अधिक होगा, और अगर श्वसन दर में ऊर्जा कम बढ़ेगी, श्वसन दर धीमी होगी तो ऊर्जा कम बढ़ेगी और ऋणायनों का प्रवाह कम होगा। तो इसमें ऋणायनों व धनायनों की अवशोषण की प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। जैसे मैंने बताया ना कि ऋणायनों का प्रवाह अलग प्रक्रिया से होता है, धनायनों का अलग। तो ऋणायनों का स्थानांतरण है
वो तो किससे होता है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या होते हैं, साइटोक्रोम एक प्रकार के वैसे प्रोटीन अणु ही होते हैं, जैसे हमने पिछला पढ़ा वैसी की वैसी प्रक्रिया है। और जो धनायनों का स्थानांतरण होता है वो निष्क्रिय विधि से होता है। देखो समझ में आ गई ना बात, कि देखो साइटोक्रोम विधि से तो किसका प्रभाव होता है, ऋणायनों का, और धनायनों का प्रभाव किससे होता है, निष्क्रिय विधि से, जो हमने पीछे पढ़ी है। तो अब इसको समझते हैं कि जैसे ये अभी हमने, ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली, और ये आंतरिक सतह और ये बाह्य सतह है, बाह्य भाग है, बाह्य द्विक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये आंतरिक द्विक क्षेत्र है। तो बाह्य द्विक क्षेत्र में जैसे ये ऋणायन है और ये धनायन। पहले हम ऋणायनों के स्थानांतरण को पढ़ते हैं। तो ऋणायनों के स्थानांतरण कैसे होता है, तो वो साइटोक्रोम के माध्यम से होता है। जैसे हमने वाहक संकल्पना पढ़ा था उस प्रकार से होता है, कि जैसे कि ये साइटोक्रोम है जो इसकी बाह्य झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ये जो साइटोक्रोम है वो आंतरिक द्विक क्षेत्र से क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऊर्जा ग्रहण करके वो सक्रिय होकर क्या करेंगे, बाह्य द्विक क्षेत्र से ऋणायन को ग्रहण करेंगे, और ऋणायन को ग्रहण करके कहाँ लाएंगे, आंतरिक द्विक क्षेत्र में। अब आंतरिक द्विक क्षेत्र में जब साइटोक्रोम ऋणायन को लाते हैं तो वो धनायन के साथ मिलकर धनायन को क्या कर दें, जितने ऋणायन आएंगे उतने वो धनायन को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो आंतरिक द्विक क्षेत्र में धनायन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब धनायन की जितनी कमी होगी उतने धनायन है वो बाह्य सतह से, बाह्य द्विक क्षेत्र से आंतरिक द्विक क्षेत्र में निष्क्रिय प्रवाह द्वारा अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऋणायन का प्रवाह की अलग विधि होती है और धनायन के प्रवाह की। तो ऋणायन तो है वो तो साइटोक्रोम वाहक के माध्यम से आते हैं, और धनायन है वो निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा आते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें दो प्रकार की क्रम चलते हैं। तो जैसे ये बाई, जैसे नीचे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ऋणायन है वो साइटोक्रोम पंप के माध्यम से अंदर की सतह में आ जाते हैं। अब अंदर की सतह में आने पर वो धनायन को उदासीन करेंगे, धनायन उदासीन हो जाएंगे तो धनायन की क्या होगी, कमी। धनायन की कमी होने से धनायन है फिर वो निष्क्रिय प्रवाह द्वारा अंदर प्रवेश, जितने धनायन की कमी होती है उतने धनायन अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये एक आयनों की जो प्रवाह की विधि है इसको बोलते हैं आयन पंप अथवा साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। तो आयन पंप मतलब आयनों का अंदर की ओर पंप होना, प्रवाह होना, या साइटोक्रोम पंप सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऋणायन का प्रवाह साइटोक्रोम के माध्यम से होता है, इसको साइटोक्रोम पंप सिद्धांत भी बोलते हैं। और आयनों का प्रवाह की विधि है तो इसको आयन पंप सिद्धांत भी कहते हैं। अब सक्रिय अवशोषण की एक तीसरी विधि है, लास्ट विधि, जिसमें इस विधि में ऋणायन का स्थानांतरण, इसका नाम है विद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना। इसका नाम क्या है, विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। इसका प्रतिपादन किया था पीटर माइकेल ने। किसने किया था, पीटर माइकेल ने 1988 में। इस विधि में ऋणायन का स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली के बाहरी सतह से भीतरी सतह की ओर झिल्ली की सतह पर विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण। और ये विद्युत रासायनिक प्रवणता किसके कारण उत्पन्न होती है, अधिक सांद्रता और कम सांद्रता में परिवर्तन के कारण। कोई भी आयन है या किसी भी आयन की सांद्रता में कमी होना या वृद्धि होना, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है, जिससे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आयनों का प्रवाह होता है। बस इतना ही इसमें समझने की बात है कि विद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होने से आयनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो ये विद्युत रासायनिक प्रवणता किसके कारण उत्पन्न होती है, सांद्रता में अंतर होने के कारण। तो लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि ये प्रक्रिया निष्क्रिय अवशोषण में नहीं है। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम का नाम है एटीफेज एंजाइम। और ये एटीफेज एंजाइम है वो इसकी उपस्थिति में होता है। और इसके लिए एटीफेज एंजाइम है वो एटीपी ऊर्जा के उपस्थिति में ही कार्य करता है, यानी ऊर्जा के रूप में ये कार्य करता है। तो इस प्रकार से आयनों का जो स्थानांतरण होता है वो एटीफेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है और विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसमें अधिक सांद्रता से आयनों की सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जैसे धन आयन की सांद्रता अगर मान लीजिए अंदर ज़्यादा हो गई, अंदर कम हो गई,
तो वो धनायन बाहर से अंदर आ जाएंगे। अगर ऋणायनों की कम होगी तो वो ऋणायन बाहर से अंदर की ओर आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो प्रक्रिया होती है वो उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम एटीफेज एंजाइम है, जिसकी उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार से हमने निष्क्रिय अवशोषण के 3 सिद्धांत पढ़े। पहला सिद्धांत पढ़ा सहती प्रवाह परिकल्पना, दूसरा पढ़ा आयन विनिमय परिकल्पना और तीसरा पढ़ा डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। और इसी प्रकार हमने सक्रिय अवशोषण के भी 3 सिद्धांत पढ़े, वाहक संकल्पना, आयनन पंप अथवा साइटोक्रोम पंप संकल्पना और तीसरा विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। तो इस प्रकार से ये पाठ आज पूरा होता है। आगे हम अन्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।